नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कर्नाटक के बाद अब सवाल है कि 2024 के महादंगल में मोदी से मुकाबला कैसा होगा, कौन करेगा। दरअसल कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव, ये वो नेता जो किसी सूरत कांग्रेस का नाम लेने को तैयार नहीं होते थे, अब ये कहने को मजबूर हुए हैं कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम उसके साथ हैं और जहां हम मजबूत हैं वहां कांग्रेस हमारा साथ दे। ये बड़ी बात है। इससे राहुल गांधी का पॉलिटिकल कद तो बढ़ता हुआ दिखता ही है, साथ ही अब यह बात भी उठने लगी है कि जो बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये नैरेटिव जब जब बनता है हमें उसका फायदा होता है। राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े प्रचारक हैं, शायद अब वो हालात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के नतीजों ने माहौल बदल दिया है। 20 तारीख को जब सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तब जिन जिन नेताओं को न्योता मिला है उनका नाम आप सुनिए तो आपको लगेगा कि ये इनविटेशन कम है और 2024 की गोलबंदी ज्यादा है। इसमें स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता शामिल हैं। अब याद कीजिए और आप कहेंगे कि 2018 में बिल्कुल यही हुआ था, यही कर्नाटक बेंगलुरु था। और उसके बाद 2019 में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा था, जब नरेंद्र मोदी को जबरदस्त प्रचंड बहुमत मिला था। यही वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब हमें तलाशना है कि राज्यों के चुनाव के नतीजे एक तरफ, मोदी के नाम पर, देश का प्रधानमंत्री चुनने के नाम पर देश आज भी 2014-2019 की तरह नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद मानता है या 2024 में विपक्ष की लामबंदी के सामने नरेंद्र मोदी को कोई नया मंत्र देना होगा। नो थर्ड फ्रंट, नो अदर रेस। मोदी के सामने राहुल फेस। 2024 का बैटल, मोदी बनाम राहुल। 24 की पिक्चर क्लियर है। मोदी से मुकाबले के लिए एंटी मोदी ग्रुप को अब राहुल कबूल है। अब ना नीतीश, ना ममता, ना पवार, ना किसी और चेहरे पर तकरार। कर्नाटक की जीत के बाद पूरा विपक्ष अब राहुल के ही भरोसे है। कर्नाटक के रिपोर्ट कार्ड ने राहुल के रिपोर्ट कार्ड को दुरुस्त कर दिया है। कल तक जिन तमाम रीजनल पार्टियों को कांग्रेस डूबता जहाज लगता था, कर्नाटक का रिजल्ट आते ही वो सभी कांग्रेस के उसी जहाज पर सवार होकर दिल्ली का सफर तय करने पर राजी हो गए। राहुल को अपना कप्तान भी कबूल कर लिया। ये सब इसलिए ताकि नैरेटिव सेट हो कि मोदी डाउन और राहुल अप हो चुके हैं। साल 2014 में जहां हिंदुस्तान के तकरीबन 53% हिस्से में बीजेपी की सरकारें थी, वहां 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 78% तक पहुंच गया। लेकिन 2023 में अब 43% हिस्से में ही कमल खिला हुआ है। बीजेपी की लोकप्रियता में 2017 के मुकाबले कमी जरूर आई है और बीजेपी के लिए 2024 को लेकर यह टेंशन की बात भी है। लेकिन इसका मतलब मोदी की लोकप्रियता घटी है, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल देश में मंडल और कमंडल की राजनीति प्रयोगशाला है। कमंडल का मतलब है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को इकट्ठा करना और हिंदुत्व के नाम पर वोट कराना। मंडल का मतलब जातियों को गोलबंद करना और जाति के नाम पर वोट कराना है। ऐसे में पटना और नासिक में कमंडल कारगर दिख रहा है। हिंदुत्व में उबाल भी है और उनका सैलाब भी दिख रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक में मंडल ने असर दिखाया। मुस्लिम आरक्षण और बजरंग दल बैन का मुद्दा फेल हुआ। हिंदू इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन जातियों का कार्ड चल पड़ा। एक तरफ जिस कर्नाटक को लेकर एंटी मोदी ग्रुप अति उत्साहित है, वहां कल क्या होगा ये कांग्रेसी सुरमाओं को ही नहीं पता। मतलब ये राह भी इतनी आसान नहीं है। Do you think it's a compromise or are you happy? See, when people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you are made Deputy CM or are you upset? Why I should be upset? Because There is a long way to go. I don't think I am fully happy.
चलिए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है प्रेम शुक्ला जी आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अभय जी आपका बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं। तहसीन साहब, हर्षवर्धन जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं लोगों के दिल का सवाल जो है सीधा सीधा आपके सामने रखता हूं। अभय दुबे साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। कर्नाटक की जीत हुई है, बहुत कुछ बदल गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है देश में। दूसरी ओर से अपने अलग अलग दावे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले लोग हों देश में या उनको नापसंद करने वाले हों, वो राहुल गांधी के फॉलोअर्स हो सकते हैं और दूसरी पार्टियों को वोट देने वाले लोग हो सकते हैं। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आएंगे या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? कर्नाटक के बाद एक यही बात है जो लोगों के बीच में चल रही है इस वक्त। सौरभ शर्मा जी, मैं आपके अंतिम वक्तव्य से अपनी बात शुरू करता हूं। आपने अंतिम में कहा कि क्या नया मंत्र मोदी जी को देना होगा, तो अभी तक कौन सा मंत्र वो दे रहे थे ये जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव नहीं है, ये कर्नाटका ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव नहीं है, ये कर्नाटका ने दिखा दिया। देश प्रधानमंत्री जी के काम पर चर्चा करना चाहता है, प्रधानमंत्री जी के काम पर वोट देना चाहता है। 10 सेकंड में सिर्फ बताता हूं कर्नाटका में क्या हुआ। कर्नाटका में इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वाहिनी का नेता, वो चिट्ठी लिखता रहा, प्रधानमंत्री जी मेरी गुहार तो सुनो, 40% का कमीशन मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से ईश्वरप्पा मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी सुध नहीं ली, उसने आत्महत्या कर दी। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया ईश्वरप्पा को कि मुझे चुनाव जिता देना। तब कर्नाटका की जनता को लगा कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चिंता है उनकी सत्ता की भूख की। डिंगलेश्वर महाराज जो बड़े संत थे लिंगायत समाज के, वो आए, उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों के अनुदान में भी 30% कमीशन। रूपसा 13,000 स्कूलों का संगठन वो आया, उसने कहा प्रधानमंत्री जी हमसे 40% का कमीशन। तो जब भीषणतम भ्रष्टाचार था तब प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना था, लेकिन वहां ये नहीं किया गया। वहां सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण पर बात की। इनका प्रदेश अध्यक्ष भाषण देते रहा। इनके कार्यकर्ता ने पूछा नलिन कटील से कि साहब सीवरेज है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बेंगलोर का, बोले इसकी बात मत करना। लव जिहाद पर चुनाव हमको लड़ना, और रिकॉर्ड पर है सारी बातें, मैं कोई भी बात अप्रासंगिक नहीं कह रहा हूं। तो अब देश ने यह देख लिया कि सिर्फ हमको, देखिए जो राष्ट्रवाद का मुखौटा इनका उतरा, 2 ही नारे थे इनके। पिछले चुनाव में जो इमोटिव इशू पर हुआ था 2019, जिसका रेफरेंस आपने दिया है, उसमें सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने कहा पुलवामा के नाम पर एक वोट दे देना साथियों, नए नौजवान साथियों। लेकिन पुलवामा की सच्चाई सामने आई कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर सरकार ये गलती नहीं करती तो हम इससे बच सकते थे। एक बात। दूसरी बात मैं आखिरी कहना चाहता हूं, ये महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। गुजरात में, उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, ऐसे सिर्फ 6 राज्य हैं, मणिपुर सहित, जहां पर उत्तर प्रदेश में। बाकी सारे प्रांतों में या तो हथियाई हुई सत्ता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसी, या बैसाखियों के सहारे हैं। तो ये महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए कि बड़ा प्रचंड बहुमत। जब कांग्रेस पार्टी थी, भाई जी किसने महिमा मंडन किया? आपने अभी हमारी रिपोर्ट नहीं सुनी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 40% भूभाग पर इनकी अभी सत्ता है। उसमें हो सकता है महाराष्ट्र हो और एमपी हो, जिसको आप नहीं मानते, लेकिन चलिए इनकी सरकार है अभी वहां पर। उसमें तो खुद ये बताया गया है 2017 में 12 राज्यों में इनकी सरकार थी, 12 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, आज इनके 6 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। तो हम तो ये सवाल इन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में सत्ता में वापसी करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा इनको? जो अब तक जो भी चुनावी कार्ड ये चलते थे, क्या वो एक्सपायर हो चुके? ये सवाल तो हम इनसे पूछ ही रहे हैं, खासकर कर्नाटक के बाद। लेकिन एक चीज में अभी आपने ये कहा कर्नाटक का हवाला देकर के कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं था। ये बात मैं कर्नाटक के लिए तो मान सकता हूं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, क्या आप उसके लिए भी ये कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं होगा? अरे नाम पर नहीं, काम पर होगा। कर्नाटक ने देख लिया, ना दुखड़ा चला ना मुखड़ा चला, उनका दोनों ही नहीं चला।
प्रधानमंत्री जी ने कहा खुद का दुखड़ा दर्द सुनाते हुए कि मुझे गालियां दी, नहीं चली प्रधानमंत्री जी। आप तो देश पूछ रहा है, काम बताइए। भीषणतम बेरोजगारी क्यों परोस दी, महंगाई की आग में क्यों झोंक दिया, अपने धन्ना सेठ दोस्तों को दूसरे नंबर का अमीर क्यों बना दिया, किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन क्यों कर दी प्रधानमंत्री जी। ये देश लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो आपने कहा था कि एक लाभकारी हमने काम किया है, कि एक इनका जो हर्षवर्धन जी हर शो में कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग उभरा है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने लाभ दिया, तो वो लाभ वाला वर्ग जो है वो मेहुल भाई है, नीरव भाई है, विजय माल्या है, संदेश सरा बंधु है, ऋषि अग्रवाल है, जो भारत के 5,35,000 करोड़ के संसाधन लूट कर भाग गए। 10 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया धन्ना सेठों का लोन इन लोगों ने। 5,38,000 रुपए एनसीएलटी के 99% तक हेयर चलिए, अच्छा ठीक है धन्ना सेठों। मैं जरा जवाब ले लूं आपकी बात का कि आज हम कर्नाटक का रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन बात हम 2024 की कर रहे हैं सीधे सीधे। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कोई वाकई बड़ी परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही है? कर्नाटक में 20 तारीख को आपको एक विपक्षी एकता की तस्वीर फिर एक बार खड़ी होती हुई दिखाई देगी। प्रेम शुक्ला जी, अभी अभय दुबे जी ने कहा ना चेहरा ना नाम, 24 में चलेगा तो सिर्फ काम अगर हुआ होगा। देखिए, काम चलेगा ये सत्य है, क्योंकि लुटेरी कांग्रेस जो 85% कमीशन खाती थी और जिसके कारण जो है विदेश की एक पत्रिका कहती थी कि सोनिया मायनो गांधी नाम की एक महिला वो विश्व की दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई है। इतना 2G 3G जीजा जी कितने घोटाले थे, A to Z आप गिना देते, तब भी जो है वर्णमाला के जो है वर्ण कम पड़ जाते, लेकिन घोटालों की संख्या नहीं घटती। ये लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई, जिसने 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में भेजे। पूछ लीजिए ना, 70 साल में 85% लूटने वालों ने सीधा डेबिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितने लोगों को किया था और क्यों नहीं किया, क्या बात थी। अब दूसरी बात, जो ये राहुल गांधी को लेकर टहल रहे हैं, ये राहुल गांधी, आपको याद होगा 2009 के इलेक्शंस में जब उत्तर प्रदेश में 21 सीटें इनकी लोकसभा की आ गई थी और 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने गए और इनका चेहरा प्रोजेक्ट हुआ राहुल गांधी का, तो लोकसभा से भी कम विधानसभा में उत्तर प्रदेश में रह गए। अखिलेश यादव से परास्त होकर लौट आए। वही 2014 में जब श्रीमान राहुल गांधी का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया तो उस उत्तर प्रदेश में 2 सीटें रह गई। 2019 में फिर प्रोजेक्ट किया गया, उत्तर प्रदेश में 1 सीट रह गई। और देखिए 2018 की उस तस्वीर को एक बार दिखाइए। 2018 को जब श्रीमान कुमार स्वामी, जो इन्होंने सत्ता को अपहृत किया था, कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय, और ये किसके खिलाफ लड़े थे? कुमार स्वामी के खिलाफ लड़े थे। और कुमार स्वामी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। उस बी टीम के तलवे चाट कर जब उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उस समय का आप चेहरा देखिए और उस समय की तस्वीर देखिए, कितने लोग उसमें शामिल हुए थे। उस शपथ ग्रहण समारोह में देख लीजिए और इस बार की देख लीजिएगा भी आप। फिर ये मध्य प्रदेश जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, राजस्थान जीते थे, और इन तीनों को जीतने के बाद ये इतनी तेजी से आगे बढ़े थे कि बस अब तो हमने नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक ही देना। हुआ क्या परिणाम कि जिस राजस्थान में इनको जो है प्रचंड बहुमत मिला था, उस राजस्थान में 25 की 25 सीटें ये हार गए। ये जो है मध्य प्रदेश में 2 छोड़कर बाकी सारी सीटें हार गए। सॉरी, 1 छोड़कर, सिर्फ जो है छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ की पारंपरिक सीट जीत पाए थे, और ये जो है छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सफलता मिली थी। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें। प्रेम शुक्ला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बात आप जो कह रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि उस वक्त विपक्ष, चाहे विपक्षी एकता चाहे हो पाई हो चाहे ना हो पाई हो, आप चाहे कितने ही राज्य हार गए हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर देश आपके साथ था। इसलिए 19 के चुनाव में आपको बहुमत मिला और जनता ने आपको खूब प्रेम दिया। लेकिन क्या वो माहौल आज भी है? 9 साल सरकार चलाने के बाद क्या आज भी वही माहौल है? निश्चित तौर पर है सौरव जी, निश्चित तौर पर है। हमको जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही कोरोना की वैक्सीन 2 बन गई, जिसका दुष्प्रचार करते हुए फाइजर की दलाली करने के लिए पूरी कांग्रेस उतरी पड़ी थी। और याद है आपको, जापानी बुखार का हमको जो है टीका दवाई लाने में 100 साल लग गए। इस देश में पोलियो का टीका लाने में हमको जो है, जब तक गांधी परिवार सत्ता से अपदस्थ नहीं हुआ तब तक जो है ये पोलियो का टीका नहीं आया। सिर्फ जो है 9 महीना में 2 टीके,
और ये तो आज अमेरिका एक बात हो गई कहने के लिए, कोविड मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार की एक उपलब्धि है। और हम 220 करोड़ टीके लगा चुके। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और महामारियों में जिस तरह से लोग जो है महामारी से अधिक भूखमरी से मारे जाते थे, इस देश में 80 करोड़ लोगों को, आप बताइए ना, नेहरू के जमाने में कितनों को दिया, इंदिरा जी के जमाने में कितनों को दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कितनों को दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब ये बहुत, अब गिनाने पर आएंगे तो आप बहुत सारी चीजें गिना देंगे। आपने एक चीज गिनाई, कोविड मैनेजमेंट, आपने कहा आपकी सरकार की उपलब्धि है। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, सवाल केवल इतना है, 14 और की जीत में, 19 की जीत में बहुत सारे फैक्टर्स गिनाए जा सकते हैं। विपक्ष कहता है भाई, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2014 में वो 2G, CWG, जीजाजी, कोलगेट, बहुत सारे मुद्दे थे, डिस्क्रेडिटेड एक सरकार थी। 19 में फिर पुलवामा का हवाला दे दिया जाता है। लोग कह रहे हैं इस बार जो है नरेंद्र मोदी साहब को कुछ ठोस और बताना पड़ेगा। अब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को जो है का मजाक उड़ा करके भी काम नहीं चल पाता है। इस बार जो है ये ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ कुछ जो है नोकझोंक हो जाए तो उसका कोई लाभ मिल जाएगा। बात सारी की सारी ये है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो 272, वो 282, वो 303 वैसा माहौल रह गया है क्या? सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस के लिए खुशियों का समय है, और आप लोग अभी से नरेंद्र मोदी का चेहरा ला देते हैं तो अच्छा खासा जो खुशी रहती है वो आधी हो जाती है। अच्छा, क्यों आधी हो जाती है? देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता, ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है। नंबर जो आए वो बड़ी सफलता है, क्योंकि 7% मतों का अंतर और मुस्लिम मतों के एक मुश्त प्राथमिक जो कहें कि जिनको नंबर 1 पे अब टिक लगेगी मुस्लिम क्षेत्रों में, वो कांग्रेस को लगेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। 2013, 2018 और 2023 इन तीनों में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी यहीं खड़ी थी। 2013 में तो 20% मत पर चली गई थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा जल्दबाजी हो गई है। कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि वो अपने मुद्दों पर टिके। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अध्यक्ष पन्ना पार्टी के लिए फल रहा है, सुफल हो रहा है उसको आगे लेकर जाए। फिर से सचिन पायलट ना हो जाए डीके शिव कुमार, ये चिंता करे। जहां तक बात ये कि बदला क्या है और क्या नहीं बदला है, आप 2019 के बाद 370 की बात करेंगे, बड़ा फैसला। आप राम मंदिर बनते हुए जनवरी 2024 में देखेंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला। हिंदुत्व का कार्ड कभी ऐसे चला भी नहीं है। हिंदुत्व का कार्ड हमेशा एक स्थिरता की वजह से चला है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है अलोकतांत्रिक तरीके से। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का नाम आज भी 272 प्लस भारतीय जनता पार्टी को अकेले करने में सक्षम है। जो इकोनॉमी की स्थिति है, जो दुनिया में डिसाइसिव लीडरशिप की स्थिति है, भारत की जो प्रतिष्ठा है वो पर्याप्त है। तो आपका नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा अपने दम पर 272 प्लस यानी क्लियर मेजॉरिटी में लोकसभा में आने में कोई शंका नहीं है। एक खबर मैं दे दूं, मैं फिर तहसीन साहब के पास चलता हूं। आपको ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। अभी आखिरी बार कब हुआ था आप याद कीजिए। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में जिन बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है उनमें ममता बनर्जी भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। बिहार से सीएम, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों हैं। दक्षिण भारत से तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को भी कांग्रेस ने न्योता भेजा है और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को भी बुलाया गया है। शरद पवार साहब का नाम हमने लिया, उद्धव ठाकरे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए गए हैं। लेकिन 2 नाम जिनको बुलाया गया है और अब हम जब कह रहे हैं कि वो होंगे तो मतलब शायद उन्होंने हामी भर दी है, वो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, जो कि एक सही मायनों में कहें तो बिल्कुल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का नाम लेने से भी गुरेज पाल रखा था, वो अगर एक मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते हुए, तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प तस्वीर होगी। तहसीन पूनावाला साहब। जी सौरभ भाई, अब एक तरफ तो देखिए ये विपक्षी एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप प्रेम शुक्ला जी और हर्षवर्धन जी की बात सुन रहे हैं कि आज भी नरेंद्र मोदी का चेहरा, नाम और काम काफी है बीजेपी को 2024 में क्लियर मेजॉरिटी 272 प्लस दिलाने के लिए।
जी, बहुत सारी चीजें कहेगी सौरभ भाई, क्योंकि मैं लास्ट आ रहा हूँ शो पे। मैं एक चीज खाली कहना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरफेरेंस नहीं होगा। तलवे चाटना, दलाली करना, ये मैं आपकी शो पे अपेक्षा नहीं करता हूँ इन शब्दों के। हर्षवर्धन जी भी हमेशा कटाक्ष करते हैं कांग्रेस की, लेकिन अभय जी है, मैं है, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक सार्वजनिक गालियां मंच पे देने अच्छी को आप जो है, चलिए गाली प्रेम जी देने सुन वालों लीजिए, के तो आप भी तलवे लीजिए। चाटते हैं। चलिए कोई बात नहीं प्रेम दोनों शुक्ला में जी। तलवे चाटना। अरे सुन गाली देने वालों के तो समर्थन में जो झंडा लिए अच्छा, उन्होंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। तो सोनिया गांधी का संस्कार गलत है, राहुल गांधी गालीबाज है। अरे छोड़िए प्रेम शुक्ला जी, अच्छी खासी चर्चा चल रही है। तो बड़ा आपको अरे चलिए, अरे इन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा ना भाई साहब जो है। प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, आप इन पर क्यों बिफर रहे हैं? सौरभ जी, इन पर क्यों बिफर रहे हैं? सुन लीजिए, सुन लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक और चीज पॉलिटिकल, एक फैक्ट चेक मैं करना चाहता हूँ पॉलिटिकल डिबेट पे आने के पहले। सिर्फ एक फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। जो 2 कोविड की वैक्सीन का जिक्र किया गया, एक जो बनी वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। बहुत अच्छा हुआ कि भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लेकिन वो बनी इंग्लैंड में, और भारत सरकार ने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, मैं इस पे आपत्ति लेता हूँ, दोनों कंपनीज सीरम और हैदराबाद की कंपनी को अंडर द बस डाल दिया। क्या कि वैक्सीन पे जो रिएक्शन होगा आप उनको कोर्ट ली जाए। ये भारत सरकार ने एफिडेविट पे क्या, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को बस के नीचे डाल दिया। मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, आप फैक्ट चेक कर लेना। मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ क्योंकि आपके शो पे मैं समझता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आता हूँ पॉलिटिकल डिबेट पे। आपका मूल सवाल बहुत अच्छा सवाल, क्या झूठ बोला? क्या कांग्रेस, अरे प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप उत्तर दे दीजिएगा। मुझे ब्रेक भी लेना है, इनकी बात आ जाए एक बार। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने एक टेक्निकल बात कही है, एक टेक्निकल बात कही है, मैं आपके पास आऊंगा, आप उत्तर दे दीजिएगा। टेक्निकल बात है, मैन्युफैक्चरिंग तो स्वदेशी हुई ना। नहीं, अच्छा ठीक है। अरे भाई प्रेम जी प्लीज, प्लीज आप सब, आप क्यों नहीं कहेंगे? आप समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा ना कीजिए। की आरती उतारेंगे। अच्छा ऐसा ना कीजिए भाई, आप ऐसा ना कीजिए। आपने भी कम आरोप लगाए क्या इन लोगों के ऊपर? आपके मन में जो है आपने बोला, जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य, निवेदन कर रहा हूं। उत्तर दे रहा हूं मैं, मन में उत्तर अभी मत दीजिए ना, अभी इनका बोलने का समय है। देखिए ऐसे ही समय चला जाता है, अपने समय में आप बोल लीजिए। मेरे बीच में मुंह बना रहे थे इसलिए। नहीं, ये नहीं बोले आपके बीच में, ये आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, ये आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। बोले नहीं, मुंह बना रहे थे। अब मुंह बना रहे थे कहा, हम क्या ये इसके बारे में कोई क्या कर सकता है कि मुंह बना रहे थे? हमको मुंह बनाने की, आप मुंह बना लीजिए, आपको मुंह बनाने की पूरी आजादी है। प्रेम शुक्ला जी आप मुंह बनाइए, लेकिन मत बोलिए मत बस बीच में, ठीक है? तब देखिए, कांग्रेस के पास एक स्टेट्स को लेकर, और मैंने लास्ट टाइम भी आपकी शो पे कहा था 2-3 बार जब मुझे शिरकत करने का मौका मिला, कि एक फॉर्मूला अब बनते दिख रहा है स्टेट्स को लेकर, सूबों को लेकर, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो कर्नाटक हो। लोकल मुद्दे पर बात करो, नेशनल मुद्दों पर, इकोनॉमी और जॉब्स पे बात कीजिए। डाइवर्ट यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं कीजिए। और कांग्रेस चुनाव जीत रही, चाहे वो हिमाचल हो कर्नाटक हो, और वो एक फॉर्मूला काम कर रहा है। एक और एक्स फैक्टर कांग्रेस के पास है, मैं जानता हूं उसकी आलोचना होगी, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर उनको अटैक नहीं कर पा रहे। प्राइम मिनिस्टर ने सबको अटैक किया, प्रियंका जी को अटैक नहीं कर पा रहे, चाहे वो हिमाचल हो कर्नाटक हो। तो इन फैक्टरों को कांग्रेस को कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल अग्री करता हूँ, लोकसभा चुनाव में अभी भी अंतर है। अगर आप चले जाए 2017-2018 में, 2017 में कांग्रेस ने ऑलमोस्ट गुजरात जीता था और भाजपा को 3 डिजिट के नीचे रखा था, 97 या 98 पे रख दिया था। फिर कर्नाटका में सरकार बनाई, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते कांग्रेस, लेकिन फिर भी 2019 में भाजपा की सरकार बनी। आज भी अगर आप कर्नाटका देखिए, बैंगलोर रीजन जहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े प्रचारक है और उनके नाम पे भाजपा को 3-4% वोट मिलता है। अगर वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दे, तो अपने आप को तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई वो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मेहनत करेंगे। तो कांग्रेस को लोकसभा के लिए एक कैंपेन डिवाइस करना होगा। स्टेट्स में उनके पास फॉर्मूला है। मैं आपके शो पे एक लास्ट चीज कहते अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे मैंने कर्नाटका का आपको 125 कहा था, इसको रिकॉर्ड कीजिए। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस को तैयारी करनी होगी और एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, जिसमें इकोनॉमी और जॉब्स। अब मुझे ब्रेक लेना है तहसीन पूनावाला साहब, ब्रेक के बाद आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम भी मैं पूछूंगा। एक चीज बताते जाइए मुझे केवल एक लाइन में, आप क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? अब जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि आज भी वो अपनी पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं लोकसभा का। नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कांग्रेस हरा सकती है अगर कांग्रेस का फॉर्मूला ठीक रहा तो। फॉर्मूला ठीक रखना पड़ेगा, लेकिन नो डाउट अबाउट। एक ब्रेक हम यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा हमारी जारी है। कर्नाटक से क्या नसीहतें बीजेपी को लेनी चाहिए और कौन से गुमान में कांग्रेस पार्टी को नहीं रहना चाहिए, कुछ और मुद्दे इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का। कर्नाटक का मुख्यमंत्री तय हो चुका है। सिद्धरामैया साहब 20 तारीख को शपथ लेंगे और महत्वपूर्ण बात कि उसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता दिया गया है। वहां आपको ममता बनर्जी भी दिखाई दे सकती हैं और उनके अलावा अखिलेश यादव भी, और उनके साथ साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम जो और विपक्ष के नेता हैं उन सबको तो वहां बुलाया ही गया है। तो फिर एक बार 2018 जैसी तस्वीर आपको दिखाई देगी, लेकिन परिणाम इसका क्या होगा ये हमको देखना पड़ेगा। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दो एक बातें जो इस चर्चा में चल रही हैं, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर अभय साहब आप उनको उत्तर दीजिएगा। देखिए कर्नाटक के नतीजों को स्टडी करने के बाद कुछ एक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि ये ध्रुवीकरण को लेकर के, या जिनको आप कहते हैं ये हमारे हिंदुत्व के मुद्दे हैं, वो अब काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। अब आपने कर्नाटका में बजरंगबली की बात की, कर्नाटका में आपने पीएफआई का जिक्र किया, कर्नाटका में केरला स्टोरी का जिक्र किया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि आप जिस वोट को पोलराइज करके एकजुट करना चाहते थे हिंदू वोट को, वो तो हुआ नहीं। इनफैक्ट लिंगायत वोट भी दूसरी ओर चला गया। जो आपका वोट था उस पर भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, और दूसरी ओर मुस्लिम वोट पूरा एकजुट हुआ और वो कांग्रेस पार्टी को मिला। अब इसमें कुछ और पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये आपके एक्शन का रिएक्शन था, इसका आपको कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। अब लोग ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन नहीं चल रहा बीजेपी का, तो ये काम करना बंद करना चाहिए बीजेपी को। ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती, पोलराइजेशन करती है कांग्रेस। पीएफआई जो प्रतिबंधित है उसके साथ बजरंग दल को कंपेयर करके पोलराइजेशन करने का काम किया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लॉ जिहाद के समर्थन में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कश्मीरी स्टोरी जो है वो जो है केरला स्टोरी जो है वो रिलीज होनी चाहिए, और केरला स्टोरी को लेकर जो है ये उसका विरोध करने कांग्रेसी खड़े हो गए। तो पोलराइजेशन कौन करना चाहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से खड़ी रही है। अनुच्छेद 370 को हिंदुत्व का मुद्दा भी ये लोग मानते हैं, राम मंदिर को हिंदुत्व का मुद्दा मानते हैं। हम कितने चुनाव हारे, लेकिन हमने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा। अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता पर हम 1953 से लगातार 52-53 से काम कर रहे हैं। 52-53 के बाद लगातार चुनाव हारे हम, लेकिन हमने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा। और जब अवसर मिला तो 2019 में 5 अगस्त 2019 को हमने अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया। अब मुझे बताइए, उसे कश्मीर के मुसलमानों को नुकसान हो गया क्या? हिंदुओं को ज्यादा लाभ हो गया क्या? बौद्धों को ज्यादा नुकसान हो गया क्या? अल्पसंख्यक समुदाय को भी लाभ मिला और बहुसंख्यक समुदाय को भी लाभ मिला। यह स्वाभाविक थी प्रक्रिया, और भारत में इंटीग्रेट होने का लाभ मिला। आतंकवादी घटनाएं कंपेयर कर लीजिए, घट गई। आज अगर जो हम G20 का कार्यक्रम अगर कश्मीर में करा पा रहे हैं, जिस लाल चौक पर आदमी तिरंगा लेके नहीं खड़ा हो पाता था, वहां अगर G20 का कार्यक्रम होता है, तो इसका साफ संकेत है कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मांग थी, उसको संशोधित करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को प्रबल बनाने का काम किया है। देखिए, मैं केवल चुनावों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब। 370 राम मंदिर, ये बड़े मुद्दे हैं, लौजिहात करें, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, नहीं करना चाहिए। देखिए 370 हट चुकी, राम मंदिर का काम चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, अब ये तो मुद्दे हट चुके हैं। सवाल केवल इतना था कि चुनावों में खोज कर ऐसे मुद्दे लाने से अब आपको फायदा नहीं पहुंचता। खोज करने ये हमारे मुद्दे हैं भाई। लॉ जिहाद पर जस्टिस केटी शंकरन का ऑर्डर 2009 का है, तब कांग्रेस सत्ता में थी। कैथोलिक बिशप काउंसिल जो है, जिस कैथोलिक संप्रदाय से श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं, उस कैथोलिक संप्रदाय का रिजोल्यूशन 2008 का है, और जो है 2012 में इनके ही मुख्यमंत्री उमन चांडी ने संख्या भी बताई थी और केरला की असेंबली को बताई थी। तो मुद्दा हमने कोई आज नहीं खोज कर लाया। और केरला स्टोरी जो है, अगर फिल्म प्रदर्शित हुई, उसको बैन करने की मांग कांग्रेस। अरे एक बार इस पर तहसीन ने कमेंट दे रहे हैं। तहसीन, आप थोड़ा छोटा कमेंट कीजिएगा, मैं अभय जी के पास जाना चाहता था इस पर कमेंट कीजिए। एक बात और, छोटा सा 10 सेकंड और दे दे। अच्छा चलिए, बोलिए। उत्तर दे दूं, फिर तहसीन से बुलवाइएगा। हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा बड़ा चेहरा है। अब प्रियंका वाड्रा के रिश्तेदारों ने ये तय कर लिया है कि प्रियंका को प्रोजेक्ट करना है, तो घर में ही झगड़ा है, भाई बनाम बहन, ये दिखाई दे रहा है।
और ये कर्नाटक चुनाव के पहले से तहसीन पूनावाला जी बहुत निकट व्यक्ति है वड्रा फैमिली के। अगर वो कह रहे हैं इसका मतलब वड्रा फैमिली ने तय कर लिया है कि अपना कार्ड फेंकना है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बोलिए तहसीन। मैं निजी टिप्पणियों पर जवाब नहीं देता हूं, मैं सिर्फ दो चीज कहूंगा। एक, लव जिहाद के ऊपर और कन्वर्जन पे, एंटी कन्वर्जन लॉ पे सुप्रीम कोर्ट में एसजी ने एफिडेविट पे कहा है हम इसके खिलाफ कानून नहीं लाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में कहा, ये कैंपेनिंग इंडिया टीवी ने किया कि हम इसके खिलाफ कानून नहीं लाएंगे, बीजेपी ने किया है। और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं लाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने कहा, उस दिन नलिन कोहली जी आपके साथ चौपे थे और मैं था, उन्होंने भी इस चीज का स्वीकार किया। तो भाजपा कितनी झूठ बोलती है, लेकिन ये मुद्दा है नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा सौरभ जी, कांग्रेस अगर 2024 में जीतेगी, मुद्दे हो गए विकास, एजुकेशन, इकोनॉमी, जॉब्स। मुद्दे हो गए राहुल गांधी की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस लाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग मिनिस्ट्री। कांग्रेस अंग्रेजी मीडियम स्कूल और रीजनल मीडियम स्कूल्स खोलेगी। कांग्रेस बच्चों को वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो सौरभ के बच्चों को मिलती है, तहसीन के, वो हर एक बच्चे को मिलेगी। कांग्रेस न्याय देगी। कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश को पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगी। कांग्रेस वो पार्टी बनेगी और वो देश को आगे ले जाएगी कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाला है देश, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी इंग्लैंड से आगे होगा। ये कांग्रेस आपको न्याय देगा, जो पर कैपिटा इनकम मोदी जी के शासन में घट गया है। देखिए, लेकिन कर्नाटक में 80% के करीब अब कुछ डेटा अभी आने लगा है, तो 80% से करीब माइनॉरिटी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। तो बीजेपी ने कहा कि भाई यही वो अपीजमेंट है, इसीलिए पीएफआई और बजरंग दल वाली बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, और वो फलीभूत हुआ उनके लिए। एक बार अभय जी तहसीन प्लीज अभय जी। सौरभ जी, और उनका कहना यह है कि अब ये पूरे देश में रेप्लिकेट कांग्रेस करेगी कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट की पहली हकदार पार्टी बने। सौरभ जी, मैं सुन रहा था हर्षवर्धन जी को, और इतना उनका दिल जार जार रो रहा था। मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का खुद का नाम, खुद का चेहरा हार गया कर्नाटक में, ये साफ झलक रहा था। देखो क्या षड्यंत्र करते हैं। एक कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का चुनाव जिताया, मौलाना शफी सादी। हाँ जी। उस आदमी को इन्होंने ट्वीट किया कि हमने इसलिए जिताया कि मुसलमान कर्नाटका में हमारे साथ आए और हमने सादी साहब को वक्फ बोर्ड का चुनाव जिताया। परिणाम आते ही ये ट्वीट कर रहे हैं सादी साहब का ये वीडियो कि हमको मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाना साहब, और ये कह रहे थे कि देखो अभी से मुस्लिम समाज ये मांग करने लगा है। अरे बेशर्मो, थोड़ी लाज बची है कि नहीं बची है कि बेच खाई? अभी तेलंगाना जाओ, आप गूगल करना सौरभ जी, अभी तत्काल वहां ये लड़ाई प्रारंभ हो गई बीजेपी में अंदर कि साहब ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, इससे चुनाव हार जाओगे, इसको बंद करो। दो फाड़ हो गए, एक कह रहा है कि नहीं ध्रुवीकरण से जीतेंगे, दूसरा कह रहा है बंद करो, कर्नाटक में बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। ये जो चुनाव 2024 का होगा सौरभ जी, गौर से सुनिए, मैं तहसीन भाई की बात से किसी हद तक सहमत हूं। ये चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी जो शब्द कह रहे हैं, तथाकथित रेवड़ियां, जो जनता का हक है बनाम मेवा, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने धन्ना सेठ दोस्तों को खिला दिया है, वो जो रेवड़ियां कह रहे हैं, वो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर अगर कांग्रेस पार्टी देना प्रारंभ करेगी तो चुनाव निर्णायक होगा। वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस प्रारंभ करेगी तो वो चुनाव उस आधार पर निर्णायक सिद्ध होगा। वो कांग्रेस पार्टी जो एमएसएमई को, जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं कि $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट आपने चीन से कराकर पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया, बैकबोन हिंदुस्तान की, उसको अगर हम अब आगे बढ़ाएंगे तो चुनाव उस मुद्दों पर होगा। किसान की आमदनी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, समर्थन मूल्य का कानून अनिवार्य रूप से बनाना होगा, चुनाव उस मुद्दों पर होगा। और ये तय कैसे हुआ? कर्नाटक में इस बात से सहमत हूं कि प्रियंका जी के एक भी बात का जवाब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी ना प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने वो वातावरण बनाया कि देश के लोग अब चाहते हैं, ऊब गए अब इससे जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो छद्म मुखोटा लगा रखा है। आप देखिए, सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट देते हैं जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा हो। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं आतंकी को। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री के साथ भाजपा का नेता मंच साझा करता है जो घोषित आतंकवादी है।
तो ये दोहरा चरित्र इन लोगों का सामने आ गया। ना परिवारवाद, ना आतंकवाद, इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ सत्तावाद के लोग हैं ये। और वचनों की मर्यादा में फंसते हैं। जो वचन रोज तोड़कर आप सत्ता का भोग कर रहे हो, तो अभी बजरंग बली जी ने अपनी गदा घुमाकर चारों कोने चित किया है। 24 राम का आप ही का शब्द इस्तेमाल करता हूं, अमृत कुंड तुमने अब जो देश में चुनाव हो रहे हैं लगेगा। हर्षवर्धन जी, अब ये सिलेंडर वाले चुनाव होने जा रहे हैं, ये गदा वाले चुनाव नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर ये देखिए, ये जो बात कह रहे हैं अभय दुबे, मैं इससे सहमत हूं कि अगर सचमुच कांग्रेस पार्टी 500 रुपए में सिलेंडर देने लगेगी और ये सारे काम करेगी तो उसका असर तो होगा। दिल्ली में भी हमने वो राजनीति देखी है। ठीक है कि अब जो 1000 रुपए 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा इन पार्टियों ने किया था, जो जीत के आए तो कहीं मिला नहीं है अभी तक। लेकिन एक बस आंकड़ा दुरुस्त कर दूं, क्योंकि तहसीन भाई आंकड़ों की बात बहुत करते हैं, तो एक आंकड़ा जरूरी है समझना। जो ऑल इंडिया एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है 2014-15 में 86,647 रुपए थी और 2022-23 में 1,72,000 रुपए है। यानी जब मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय करीब 87,000 थी, आज 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। ये जानना जरूरी है। लेकिन चुनाव प्रति व्यक्ति आय पर नहीं होते हैं, चुनाव सिलेंडर पर होंगे, चुनाव दूसरे मुद्दों पर होंगे। निश्चित तौर पर वो लड़ाई कठिन है। सेकंड इसका जवाब देना। मैं अच्छा अभय जी आ रहा हूं, एक सेकंड बस। नहीं तो क्या इसके लिए आपको लगता है कि भाजपा को अब कुछ गेयर बदलना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे स्कीमें तो भाजपा की सरकार बहुत चलाती है और हम सुनते थे वो लाभार्थी वर्ग है भाजपा का। अभी अभय जी ने उसका जिक्र किया कि एक नया वोट बैंक तैयार हो चुका है। तो वोट बैंक है या वो वोट बैंक केवल मोदी जी के लिए वोट करता है या केवल कुछ राज्यों में वोट करता है? कहां गया वो वोट बैंक करना? नहीं, मुझे लगता है कि वो वोट बैंक कहीं गया नहीं। वो वोट बैंक पूरा का पूरा वोट कर रहा है। और कर्नाटक में तो जस का तस है, आपके सर्वे में भी शुरू से था और वही एग्जैक्ट पोल में भी हो गया। 36% मत अगर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिल रहा है तो ये भाजपा के वोट बैंक का जस का तस बना रहना है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपना वो वोट खींचा है जो क्षेत्रीय पार्टियां उससे छीन कर ले गई थी। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, बड़ी हो रही है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ी समस्या है। 2024 रोचक होगा। 24 रोचक होगा, लेकिन मोदी जी खींच लेंगे 272। ये भी आपने कहा ना? नहीं, अभी तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता। अभी तो निश्चित तौर पर आसानी से। ठीक जी, बोलिए अभय जी। सौरभ जी, मुझे एक लाइन। जी हाँ, मेरे पास एक ही मिनट है, छोटा छोटा कमेंट लूंगा आपका। सौरभ जी, इनको विचार तो करिए। अरे साहब, लिंगायत समाज जो बॉम्बे कर्नाटका है, जो मध्य कर्नाटका है, बुरी तरह आ रहे हैं आप लोग। ये वोट के परसेंटेज से मत बात कीजिए और पर कैपिटा इनकम की बात मत कीजिए, डिस्पर्सिबल इनकम की बात कीजिए। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में कमाए। अच्छा, 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ आपके धन्ना सेठ की हुई है, जवाब तक नहीं दे पा रहे। अच्छा ठीक है अभय जी, छोटा छोटा कमेंट का समय, ठीक है। मैं प्रेम जी आऊंगा आपके पास भी। बोलिए तहसीन, बोलिए। कांग्रेस ने 51 लिंगायत कैंडिडेट्स को फाइल किया, 34 जीते, 75% का स्ट्राइक रेट। कर्नाटका के असेंबली में लिंगायत और वोकल लीगा 40% से अधिक मात्रा के अंदर है। भाजपा ने जो वोट खोया है, जो अभय दुबे जी बताते, मुंबई कर्नाटका एरिया में जो लिंगायत वोट खोया है, वो सारा वोट कांग्रेस के पास आया। अभी आपके शो पे आने से पहले जगदीश शेट्टार जी से मैं बात कर रहा था, जिस तरह से इनके नेतृत्व में लिंगायत नेतृत्व का अपमान किया है। लिंगायत वोट आया है कांग्रेस के पास। नहीं तो लिंगायत अगर गया है तो फिर उन्होंने इसका मतलब कहीं और से वोट कमाया भी है, क्योंकि 36 का 36% है इनके पास। इसका मतलब कोई नया वोट भी आया इनके पास। तो ओल्ड मैसूरू में, वो कोस्टल कर्नाटका, अरे वो कोस्टल कर्नाटका में सीट बढ़ी है। यस, करेक्ट, जीत का करेक्ट। ये कर्नाटका को होल देख रहे, आप उसको भाग्य में देखिए अभय भाई, बिल्कुल। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आखिरी कमेंट। चलिए, कोई चुनौती देख रहे हैं अभी जो 20 तारीख को 20 तारीख को जो तस्वीर दिखेगी अभी। हाँ जी, आप ही के शो में पाखंड का बुर्का पट गया। देखिए, अभी जैसे पर कैपिटा इनकम का मुद्दा हर्षवर्धन जी ने लाया और फैक्ट सामने रखे, ये लिंगायत पे चले गए, वोक्का लीगा पे चले गए, जाति पे चले गए, तो इन्होंने दिखा दिया कि ये विकास पर तो बहस कर ही नहीं सकते। लुटेरे विकास पर बहस नहीं करते। सोनिया मायनो जैसी लुटेरी नहीं हो कि सरदार। अरे सर ऐसे नहीं, ये सब शब्द नहीं, प्रेम जी नहीं।
थी वो लुटेरनियों की सरदारनी। अरे छोड़े, कहना पड़ेगा, जो बहुत का सौदागर कहता हो उसको लुटेरनियों की सरदारनी पे क्या आपत्ति है? अच्छा चलिए विभा प्रेम जी, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, तहसीन पूनावाला साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।